हेलो एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट रिवीजन सीरीज और आज हम पढ़ने वाले हैं वेटलैंड इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं। तो वेटलैंड क्या है? आर इकोसिस्टम्स वेयर वाटर प्लेज डोमिनेंट रोल इन शेपिंग द इन्वायरमेंट एंड लाइफ विद इन इट। तो वेटलैंड का मतलब है, वेट का मतलब ही है क्या कि कुछ गीला होगा, वेट और लैंड। ठीक है, मतलब गीला और लैंड। सो वाटर यहाँ पे बहुत डोमिनेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, इन शेपिंग द इन्वायरमेंट एंड लाइफ विद इन इट। और ये कहाँ पे मिलेगा? जहाँ पे वाटर टेबल जो हो नियर द सरफेस हो और लैंड पीरियडिकली या परमानेंटली सबमर्ज हो। देन रामसार कन्वेंशन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है वेटलैंड का? आर्टिकल 101 में कि वेटलैंड इंक्लूड मार्श, फैन, पीटलैंड, वाटर, चाहे नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, और परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है, स्टैटिक भी हो सकता है और फ्लोइंग भी हो सकता है। ठीक है, स्टैटिक मतलब कि स्थिर है, फ्लोइंग मीन्स बहता हुआ पानी। ठीक है, फ्रेश भी हो सकता है, ब्रैकिश भी हो सकता है और सॉल्ट भी हो सकता है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फ्रेश वाटर क्या है, ब्रैकिश क्या है, सॉल्ट क्या है। देन यहाँ पे मैराइन एरिया भी इंक्लूड होगा, जहाँ पे डेप्थ जो है कितना होगा, वेयर डेप्थ एट लो टाइड इज लेस देन 6 मीटर। ठीक है, कितना होगा? लेस देन 6 मीटर या 6 मीटर के बराबर होगा, लेकिन 6 मीटर से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो इसमें जो है क्या इंक्लूड है? मैराइन एरियाज इंक्लूड है, जहाँ पे कि डेप्थ कितना होगा लो टाइड में, लेस देन 6 मीटर होगा या 6 मीटर्स के बराबर होगा। ठीक है, देन अब देखते हैं रामसार साइट प्रोटेक्शन आर्टिकल 2.1 के अंदर वेटलैंड में क्या क्या इंक्लूड है। तो राइपेरियन और कोस्टल जोन भी है। ठीक है, जो कि वेटलैंड के आसपास जो भी राइपेरियन या कोस्टल जोन है वो भी आएगा। देन आइलैंड्स और मैराइन बॉर्डर डीपर देन 6 मीटर एट लो टाइड विद इन वेटलैंड्स। अब समझते हैं कि वेटलैंड कहेंगे किसको। ठीक है, तो रामसार कन्वेंशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि वेटलैंड क्या है। आर्टिकल 1.1 के अकॉर्डिंग कि वेटलैंड्स जो है आर एरियाज ऑफ मार्श, फैन, पीटलैंड और वाटर। ठीक है, चाहे तो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, परमानेंट हो या टेम्परेरी हो, और वाटर दैट इज स्टैटिक और फ्लोइंग। ठीक है, या तो स्टैटिक वाटर हो या बहता पानी हो। ठीक है, फ्रेश हो, ब्रैकिश हो, सॉल्ट हो, इंक्लूडिंग एरियाज ऑफ मैराइन वाटर। ठीक है, मैराइन वाटर भी इंक्लूड होगा, जहाँ पे डेप्थ जो है लो टाइड का डज नॉट एक्सीड 6 मीटर। ठीक है, तो ये क्या है? लो टाइड है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि डेप्थ जो है लो टाइड का 6 मीटर से एक्सीड ना हो। तो ये आता है रामसार के डेफिनेशन में। ठीक है, वेटलैंड्स के डेफिनेशन में ये सब कुछ जो है जिसको कि हम कहेंगे वेटलैंड्स। ठीक है, मार्श हो, फैन हो, पीटलैंड हो, ठीक है, या वाटर नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, टेम्परेरी हो या परमानेंट हो, स्टैटिक हो या फ्लोइंग हो, फ्रेश, ब्रैकिश और सॉल्ट। ठीक है, और मैराइन वाटर कौन सा आएगा? जिसमें कि डेप्थ जो है लो टाइड में एक्सीड ना करे 6 मीटर से ज़्यादा। सो अगर हम नेक्स्ट देखें अब, तो साइट प्रोटेक्शन के लिए जो है वेटलैंड के डेफिनेशन को फर्दर और भी ज़्यादा बढ़ाया गया है। और वेटलैंड में क्या है? इंक्लूड राइपेरियन एरिया, कोस्टल जोन एडजेसेंट टू द वेटलैंड, वो भी आ जाएगा। ठीक है, आइलैंड्स और बॉडीज ऑफ मैराइन वाटर डीपर देन 6 मीटर। ठीक है, यहाँ पे अभी तक हम बात कर रहे थे कि 6 मीटर से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, तब उतने तक को वेटलैंड कहेंगे। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि डीपर देन 6 मीटर। ठीक है, एट लो टाइड। ठीक है, डीपर देन 6 मीटर एट लो टाइड लाइंग विद इन द वेटलैंड्स, तो वो भी वेटलैंड के अंदर आएगा। मतलब और भी ब्रॉड किया गया डेफिनेशन को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया आ सके। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा जो है क्या देखने के लिए मिल रहा है? वेटलैंड। ठीक है, हाई टाइड लेवल तक देख रहे हैं कि यहाँ तक आ जा रहा है। ठीक है, हाई टाइड के टाइम पे, और लो टाइड लेवल पे हम देखें तो यहाँ तक ही आ पा रहा है। तो ये समझना है। ठीक है, ये क्या है? टाइडल रेंज है, ये लो टाइड है और ये हाई टाइड है। तो हाई टाइड आप देख रहे हैं कि कहाँ तक वाटर लेवल है। ठीक है, और लो टाइड में यहीं तक वाटर लेवल है, 6 मीटर तक। पहले 6 मीटर तक था, अब ज़्यादा इसको ब्रॉड किया गया कि आसपास का भी एडजेसेंट एरिया वगैरह ये भी आएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा। तो यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं, वेटलैंड्स के बारे में समझते हैं। तो वेटलैंड को ब्रॉडली कैटेगराइज किया गया है नेचुरल में और ह्यूमन मेड टाइप में। ठीक है, तो अब अगर देखें नेचुरल वेटलैंड्स, तो नेचुरल वेटलैंड्स में आ जाएगा मैराइन वेटलैंड्स, कोस्टल। ठीक है, जैसे कि कोस्टल लगून, रॉकी शोर, सी ग्रास बेड्स, कोरल रीफ्स वगैरह। एस्चुरीन वेटलैंड्स, तो ये जो है कहाँ मिलेगा? डेल्टाज में, टाइडल मार्शेस में, मड फ्लैट्स में, मैंग्रोव स्विम्स वगैरह। उसके बाद जो है लैकस्ट्रीन वेटलैंड्स, तो ये एसोसिएटेड है लेक से। लैकस्ट्रीन कहने का मतलब लेक से एसोसिएटेड है,
और सराउंडिंग एरियाज। देन रिवराइन वेटलैंड, तो ये मिलेगा फाउंड अलोंग रिवर्स एंड स्ट्रीम्स इंक्लूड फ्लड प्लेन्स, ठीक है। देन पॉलेस्ट्राइन वेटलैंड्स, तो मार्सेस हो गया, स्वैम्प्स हो गया, बॉग्स हो गया और सिमिलर मार्सी इकोसिस्टम हो गया। तो ये है नेचुरल वेटलैंड्स। अब ह्यूमन मेड वेटलैंड्स क्या हुआ, इसमें इंक्लूड है फिश और श्रिम्प पॉन्ड्स, फार्म पॉन्ड्स, इरिगेटेड एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है, राइस पैडीज वगैरह, सॉल्ट पन्स और रिजर्वायर और डैम्स वगैरह भी इंक्लूड है, ठीक है। देन ग्रेवल पिट्स हो गया, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पॉन्ड, ये सब भी वेटलैंड्स में आ जाएगा, और कैनाल्स वगैरह। तो वेटलैंड में काफ़ी कुछ आता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद रामसार क्लासिफिकेशन ऑफ वेटलैंड टाइप्स अगर देखें तो 42 कैटेगरीज जो है रामसार आइडेंटिफाई करता है, और इसको क्लासिफाई किया जाता है मेरीन और कोस्टल वेटलैंड्स में, इनलैंड वेटलैंड्स में और ह्यूमन मेड वेटलैंड्स में। अब कुछ की फीचर देख लेते हैं वेटलैंड्स के, ठीक है। तो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो ये ऑल क्लाइमेट में मिलता है, टुंड्रा टू ट्रॉपिक्स हर जगह देखने के लिए मिलेगा, और एक्सटेंट अगर देखें तो यूनेप WCMC एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 570 मिलियन हेक्टेयर्स है, मतलब लगभग जो है 6% ऑफ द अर्थ्स लैंड सरफेस है, ठीक है। और सारे डेटा को इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो है इतना आप याद रख सकते हैं कि 6% ऑफ अर्थ्स लैंड सरफेस है। देन सिग्निफिकेंट इकोसिस्टम अगर देखें तो इसमें मैंग्रोव्स और कोरल रीफ्स है। क्या है? मैंग्रोव्स और कोरल रीफ्स। तो मैंग्रोव्स कितना है ग्लोबली अगर देखा जाए तो 1,47,256 स्क्वायर किलोमीटर है, और कोरल रीफ जो है 6 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, रिमेन वर्ल्ड वाइड। कितना? कोरल रीफ ज़्यादा है, ये बात याद रखना है। तो ये सब जो है सिग्निफिकेंट इकोसिस्टम है, याद रखना है। और वेटलैंड में काफ़ी कुछ आता है, ये आपको पता होना चाहिए कि वेटलैंड का जो डेफिनेशन है ये काफ़ी ब्रॉड है, नैरो नहीं है। इसमें जैसे कि हमने देखा मार्श है, फैन है, पीटलैंड है, वाटर है, नेचुरल और आर्टिफिशियल वाटर है, परमानेंट और टेम्परेरी वाटर है, स्टैटिक और फ्लोइंग है, फ्रेश है, ब्रैकिश है, सॉल्ट है, ठीक है, मैराइन वाटर भी है, जहाँ पे कि डेप्थ कितना है, एट लो टाइड डज नॉट एक्सीड 6 मीटर, ठीक है, कि लो टाइड में डेप्थ जो है इसका कितना हो, 6 मीटर तक हो, ये कहा गया है। देन अब आगे देखते हैं कि मेराइन वेटलैंड डेप्थ क्राइटेरिया। तो डेप्थ का क्या क्राइटेरिया है, ठीक है, जब मेराइन वेटलैंड की हम बात करेंगे तो यहाँ पे डेप्थ का क्या क्राइटेरिया है, तो कहा जा रहा है कि मेराइन वेटलैंड्स आर कंसिडर्ड अप टू डेप्थ ऑफ 6 मीटर एट लो टाइड, ठीक है, कि लो टाइड के टाइम पे इसका डेप्थ कितना होना चाहिए, टोटल डेप्थ जो है 6 मीटर होना चाहिए, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू द डाइविंग लिमिट ऑफ सी डक्स ड्यूरिंग फीडिंग। उसके बाद वाटर डीपर देन 6 मीटर एंड आइलैंड विद इन वेटलैंड्स कैन ऑल्सो बी प्रोटेक्टेड। तो कहा जा रहा है कि 6 मीटर से अबव अगर ऐसा भी कोई मतलब है वाटर डीपर देन 6 मीटर और आइलैंड, उसको भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है रामसर के डेफिनेशन के अंदर। लेकिन जब हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे 6 मीटर तक की बात की गई है कि लो टाइड के टाइम पे डेप्थ कितना होना चाहिए, 6 मीटर तक होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कहा गया कि 6 मीटर से अबव भी और आइलैंड वगैरह को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा रामसर के डेफिनेशन के अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 6 मीटर से अबव वाटर या आइलैंड को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, इसको भी प्रोटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। देन देखते हैं इंक्लूजन ऑफ लेक्स एंड रिवर्स। तो रामसर डेफिनेशन कवर करता है लेक्स को और रिवर्स को एंटायरली, ठीक है। लेक्स और रिवर्स पूरी तरीके से आता है इररिस्पेक्टिव और देयर डेप्थ, कि इसमें कितना डेप्थ है उससे मतलब फ़र्क नहीं है, ठीक है। डेप्थ जितना भी हो, लेक्स और रिवर्स जो है एंटायरली आएगा। तो ये आपको याद रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और लेक्स एंड रिवर्स में ऐसे डेप्थ वाली कोई बात नहीं है कि कितना होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देन अब देखते हैं मेजर्स टू प्रोटेक्ट वेटलैंड्स ऑफ इंडिया। क्या क्या मेजर्स लिया जा रहा है वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए? तो नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम है, ठीक है, NPCA। तो ये क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कैसा स्कीम है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है फॉर इंटीग्रेटेड क्रॉस सेक्शनल कंजर्वेशन ऑफ लेक्स एंड वेटलैंड्स, ठीक है, नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो इस ऑब्जेक्टिव क्या है? हॉल्ट एंड रिवर्स डिग्रेडेशन। तो जो डिग्रेडेशन हो गया है उसको रोका जाए, उसको रिवर्स किया जाए, और जो लॉस ऑफ वेटलैंड्स हो रहा है उसको रिवर्स किया जाए, ठीक है। तो इसको जो है कैसे बनाया गया है? इसको मर्ज करके बनाया गया है। नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान और नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्लान को मर्ज करके बनाया गया है नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो याद रखना है कि इन दोनों को मर्ज करके, ठीक है, नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान, नेशनल वेटलैंड्स कंजर्वेशन प्लान, इन दोनों को मर्ज करके क्या बनाना है? नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है, ये बना है।
तो फंडिंग पैटर्न अगर देखें तो 70-30 है, सेंटर जो है 70 और स्टेट 30 और नॉर्थ ईस्ट के लिए 90:10 है, ठीक है। और इसको कोऑर्डिनेट किसके द्वारा किया जाएगा, तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा, और स्टेट एंड यूटी गवर्नमेंट्स जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे इकोसिस्टम को मैनेज करने के लिए। तो आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो जो रामसार कन्वेंशन का स्टैंडर्ड है उसके साथ अलाइन करता है, ठीक है। तो हमने सबसे पहला क्या देखा कि कंजर्वेशन के लिए नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, इसमें हमने देखा इन दोनों को मर्ज करके जो है बनाया गया है। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर ये आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और स्टेट और यूटी गवर्नमेंट जो है ये रिस्पॉन्सिबल है इकोसिस्टम के मैनेजमेंट के लिए। अब देखते हैं वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2010 का, ठीक है। तो ये क्या है, ये लीगली इन्फोर्सिएबल रूल है। ये वेटलैंड वाला रूल जो है ये क्या है, 2010 में लीगली इन्फोर्सिएबल रूल है अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि जो है डिग्रेडेशन को रोका जा सके वेटलैंड का। और रेगुलेट किसके द्वारा किया जाता है, तो सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। और हेड किसके द्वारा किया जाता है, हेडेड बाय सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल अगर देखें तो लीगली इन्फोर्सिएबल है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 1986 के अंदर, और ये प्रिवेंट करता है फर्दर जो है डिग्रेडेशन वेटलैंड्स का। और इसको रेगुलेट किया जाता है सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है, हेड किया जाता है सेक्रेटरी के द्वारा। तो की प्रोविजन अगर देखें तो क्लासिफिकेशन ऑफ वेटलैंड्स फॉर इम्प्रूव्ड आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट की, इसमें प्रोविज़न क्या है 2010 वाले में कि सबसे पहले तो अच्छे से क्लासिफिकेशन होना चाहिए वेटलैंड का, ठीक है। देन जो हार्मफुल एक्टिविटीज़ है उसको रोका जाना चाहिए, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट स्ट्रक्चर है, डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट है, इन सब को रोका जाना चाहिए। और अलाउज विथ परमिशन, और कुछ चीज़ जो है परमिशन के साथ अलाउ किया जाना चाहिए, जैसे कि एक्वाकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, हार्वेस्टिंग ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग रिसोर्सेज, ड्रेजिंग टू रिमूव सिल्ट, ठीक है। तो एक्वाकल्चर को अलाउ किया जा सकता है परमिशन के साथ, एग्रीकल्चर को हार्वेस्ट करना लिविंग और नॉन लिविंग रिसोर्सेज का, और ड्रेजिंग टू रिमूव सिल्ट, सिल्ट को हटाने के लिए या कोई चीज़ के लिए। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को किया जाएगा, लेकिन परमिशन लेना पड़ेगा, याद रहे। देन स्पेशल क्लॉज क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है परमिट कर सकती है अदरवाइज प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ अपॉन CWRA रिकमेंडेशन, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है जो प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ है कि ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट परमिट कर सकती है, लेकिन इसमें जो है किसका परमिशन चाहिए, ठीक है, किसका रिकमेंडेशन चाहिए होगा, तो सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का। किसका, वेटलैंड के केस में सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का रिकमेंडेशन चाहिए होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ है उसको जो है परमिट कर सकती है, ठीक है, क्योंकि इस टाइप से स्टेटमेंट बनता है। तो कौन कौन सी प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, परमानेंट स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने नहीं दिया जाएगा, और सॉलिड वेस्ट को डंप करने नहीं दिया जाएगा। ये तीनों क्या है, नेगेटिव है कि ये तीनों चीज़ करने के लिए नहीं दिया जा सकता है। और इसमें कवर क्या करता है, इंटायर ड्रेनेज एरिया, कैचमेंट एरिया ऑफ वेटलैंड, ये सब कुछ भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला आपको याद रखना है कि CWRA के रिकमेंडेशन ज़रूरी है अगर कुछ प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट अगर परमिट कर रही है तो, ठीक है। देन अब देखते हैं वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल 2017 का क्या आया, ठीक है, क्या है। तो स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी, इसमें क्या है, स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी के बारे में है, और इसको कहा गया कि इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए हर स्टेट और यूटी में। स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी को किसमें, कौन वाले रूल में है, तो 2017 में, और इसको कहा गया कि हर स्टेट और हर यूटी में इसको इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। और इसको हेड कौन करेगा, तो इन्वायरमेंट मिनिस्टर इसको हेड करेंगे। पोजीशन देखें तो ये एक्सपर्ट किस में होंगे, हाइड्रोलॉजी में, सोशियो इकोनॉमिक्स में, लैंडस्केप डिज़ाइन में, फिशरीज़ में, और वेटलैंड इकोलॉजी में, ठीक है। तो स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी इसको जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा हर स्टेट और यूटी में, और हेड किया जाएगा स्टेट के इन्वायरमेंट मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, स्टेट के इन्वायरमेंट मिनिस्टर के द्वारा, ये बात याद रखना है, ठीक है। और इसमें जो कंपोजिशन हमने ऑलरेडी देखा कि हाइड्रोलॉजी, सोशियो इकोनॉमिक्स, लैंडस्केप्स डिज़ाइन, फिशरीज और वेटलैंड इकोलॉजी इनके एक्सपर्ट होंगे। देन मैनेजमेंट प्रिंसिपल अगर देखें तो यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था स्मार्ट यूज़ प्रिंसिपल, ये इंपॉर्टेंट है। 2017 में अडॉप्ट क्या किया गया, स्मार्ट यूज़ प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया गया, और फॉर सस्टेनेबल वेटलैंड मैनेजमेंट, कि वेटलैंड का मैनेजमेंट कैसा हो, सस्टेनेबल हो। इम्फेसिस दिया गया वाइज यूज़ के ऊपर, ठीक है। वाइज यूज़ कहने का क्या मतलब है, बैलेंसिंग
कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन विथ डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस, कि कंजर्वेशन भी होना चाहिए और यूटिलाइजेशन भी, कि ठीक है आप यूटिलाइज कर सकते हैं वेटलैंड का, लेकिन आपको बैलेंस करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं है कि वेटलैंड को यूटिलाइज करने के चक्कर में आप वेटलैंड का की हालत ख़राब कर दें। तो यहाँ पे कंजर्वेशन और यूटिलाइजेशन को बैलेंस करना है और डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी है, ताकि जितना डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस होगा तो उतना ही ज़्यादा जो है कंजर्वेशन और यूटिलाइजेशन क्या होगा, बैलेंस करना आसान होगा, ठीक है। अब देखते हैं रेगुलेटरी फंक्शन क्या है स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी का। तो ये कंपाइल करेंगे एक्टिविटीज़ जो भी ज़रूरत है रेगुलेशन और अप्रूवल के लिए विद इन नोटिफाइड वेटलैंड एंड सराउंडिंग जोन्स, ठीक है। ये हार्मफुल एक्टिविटीज़ को प्रोहिबिट करेंगे और प्रमोट करेंगे सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन प्लान्स, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है कि ये कंपाइल करेंगे कि कौन सी एक्टिविटी ज़रूरी है रेगुलेशन के लिए, अप्रूवल के लिए, ठीक है, नोटिफाइड वेटलैंड्स में या सराउंडिंग जोन्स में। मतलब वो देखेंगे कि क्या करना ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, कौन सी एक्टिविटी सही नहीं है, कौन सी एक्टिविटी सही है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं। तो ये सब को देखेंगे और हार्मफुल एक्टिविटीज़ को प्रोहिबिट करेंगे और प्रमोट करेंगे सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन प्लान्स। तो इस टाइप का कोई भी स्टेटमेंट आता है कि ठीक है ये अथॉरिटी ऐसा कुछ कर सकती है फंक्शन से रिलेटेड, तो वो तो जनरली सही ही होता है कि डेफिनेटली फंक्शन में तो ये सब कुछ होगा ही, जनरल जो चीज़ें हैं। देन कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड अवेयरनेस, तो जो स्टेट, ठीक है, स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी है, ये प्रमोट करेगी अवेयरनेस एंड इन्वॉल्व करेगी लोकल कम्युनिटीज़ को वेटलैंड कंजर्वेशन में, ठीक है। देन नेशनल वेटलैंड कमिटी, ठीक है, ये क्या है, ये रिप्लेस करता है सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। और इसको लीड किसके द्वारा किया जाता है, सेक्रेटरी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। तो नेशनल वेटलैंड कमिटी जो है ये अब जो ये सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी था इसको रिप्लेस जो है करता है, ठीक है। और इसको लीड किया जाता है किसके द्वारा, सेक्रेटरी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के सेक्रेटरी के द्वारा, ठीक है। अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ क्या है, क्या क्या चीज़ एक्टिविटीज़ है जिसको कि बिल्कुल प्रोहिबिट किया जाएगा। तो हमने देखा था कि ये जो 2010 वाले रूल में था, तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे किसका रोल है, तो सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी का रोल है। लेकिन जो ये 2017 वाला आया इसमें सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को हटा दिया गया और नेशनल वेटलैंड कमेटी को लाया गया, ये बात आपको याद रखना है। देन यहाँ पे प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ को कहा गया जो इंक्रोचमेंट नहीं कर सकते, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं कर सकते, सॉलिड लिक्विड वेस्ट को डंप नहीं कर सकते, अनट्रीटेड वेस्ट को डिस्चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। कि अगर अनट्रीटेड वेस्ट है तो आप क्या डिस्चार्ज कर देंगे वेटलैंड में, नहीं कर सकते। सॉलिड लिक्विड वेस्ट को डंप नहीं कर सकते। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है इन सारी चीज़ों को आप नहीं कर सकते, वहाँ पे इंक्रोचमेंट भी नहीं कर सकते, ठीक है। देन स्टेट लेवल के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई कि कंपाइल किया जाना चाहिए वेटलैंड्स के बारे में, ठीक है। वेटलैंड्स का लिस्ट की कितना लिस्ट है इसको कंपाइल किया जाना चाहिए, आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए वेटलैंड्स को, ठीक है, रिक्वायरिंग ऑफिशियल नोटिफिकेशन विद इन 6 मंथ, ठीक है। तो ऐसे वेटलैंड को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए जिसको की ज़रूरत है ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, ठीक है। ये 6 मंथ के अंदर किया जाना चाहिए। देन डिजिटल इन्वेंट्री कहा जा रहा है कि डेवलप किया जाना चाहिए और मेंटेन किया जाना चाहिए डिजिटल वेटलैंड इन्वेंट्री, और इसको अपडेट किया जाना चाहिए एवरी 10 ईयर्स, ठीक है। तो ये सारा कुछ चीज़ें हैं। अब देखते हैं कि वेटलैंड कंजर्वेशन इनिशिएटिव इंडिया में क्या है। तो हमने 2 रूल देख लिया, एक देखा हमने 2010 का और एक देखा हमने 2017 का, ठीक है। 2017 में जो ये वाइज यूज़ प्रिंसिपल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। दूसरा यहाँ पे जो नेशनल वेटलैंड कमेटी है, तो इस कमेटी ने रिप्लेस कर दिया सेंट्रल वेटलैंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे। फिर स्टेट लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गया, डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ गया ज़्यादा, ठीक है। स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी को भी लाया गया। देन वेटलैंड कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स इंडिया, ठीक है। तो देखते हैं वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल, ये प्रोवाइड करता है स्टेट यूटी वाइज डेटा डैशबोर्ड्स, ठीक है। और इंक्लूड है इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग मटेरियल, डेटा रिपोजिटरी, ये हेल्प करता है मॉनिटरिंग और इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग में। तो वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल है। देन नेशनल वेटलैंड डिकेडल चेंज एटलस है जिसको कि प्रिपेयर किया जाता है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के द्वारा अहमदाबाद में, ठीक है। और ये दिखाता है शोज वेटलैंड चेंजेस ओवर लास्ट डिकेड, ठीक है। ये दिखाता है कि कितना वेटलैंड्स में बदलाव हुआ है। तो ये क्या है, नेशनल वेटलैंड डिकेडल चेंज एटलस है, ठीक है।
तो ये ट्रेंड एनालिसिस के लिए यूज़फुल है और पॉलिसी को प्लान करने के लिए। देन सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, इसको इस्टेब्लिश कब किया गया? ऑन वर्ल्ड वेटलैंड डे 2021 को, ठीक है। तो 2021 में सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट को इस्टेब्लिश किया गया। फोकस है कि रिसर्च किया जा सके, नॉलेज गैप्स को फिल किया जा सके और कंजर्वेशन के स्ट्रैटेजीज़ को और भी ज़्यादा देखा जाए, बढ़ाया जाए, ठीक है। तो ये सपोर्ट करता है साइंटिफिक मैनेजमेंट वेटलैंड्स का। तो सेंटर फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए है। देन वेटलैंड्स रेजुविनेशन प्रोग्राम 2020 का है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा लॉन्च किया गया। तो यहाँ पे जो है टारगेट क्या है कि रेजुविनेशन किया जाए, फिर से 500 वेटलैंड्स को फिर से जो है क्या किया जाए, सही किया जाए, रेजुविनेट किया जाए। इसमें जो है इंक्लूड है बेस लाइन डेटा क्रिएशन, रैपिड असेसमेंट, स्टेक होल्डर पार्टिसिपेशन, मैनेजमेंट प्लानिंग वगैरह। तो याद रखना, वेटलैंड रेजुविनेशन प्रोग्राम लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और 500 से भी प्लस वेटलैंड जो है को रेजुविनेट करने की बात की गई है, फिर से सही करने की बात की गई है। देन अमृत धरोहर स्कीम, ठीक है, ये 23-24 के बजट में इसको लाया गया है। एम क्या है कि ऑप्टिमल वेटलैंड का यूटिलाइजेशन हो सके, ठीक है, ऑप्टिमल वेटलैंड यूटिलाइजेशन हो सके। फोकस है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ऊपर और सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स के ऊपर, और ये इनकरेज करता है इको टूरिज्म और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट को। सो क्या क्या स्कीम है एक बार देख लेते हैं। तो स्कीम है वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल, ठीक है, देन नेशनल वेटलैंड डिकेडल चेंज एटलस, देन है वेटलैंड्स रेजुविनेशन प्रोग्राम 2020, देन है अमृत धरोहर स्कीम जो कि 23-24 के बजट में आया। और यहाँ पे एम क्या है कि ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होना चाहिए वेटलैंड का, और इसका जो स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन का टाइमलाइन क्या दिया गया, 3 ईयर्स, ठीक है, कि 3 ईयर्स के लिए कुछ टारगेट्स दिए गए कि ऑप्टिमल जो है वेटलैंड का यूटिलाइजेशन होना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सस्टेनेबल लाइवलीहुड, इको टूरिज्म, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट वगैरह, ठीक है। देन देखते हैं अब रामसार कन्वेंशन के बारे में। तो ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है और इसको इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया, यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। तो रामसार कन्वेंशन इंटरनेशनल ट्रीटी है, क्या है ये, इंटरनेशनल ट्रीटी है, और इसको इस्टेब्लिश किया गया यूनेस्को के द्वारा ताकि मेंटेनेंस किया जा सके इकोलॉजिकल कैरेक्टर, ठीक है, इकोलॉजिकल कैरेक्टर फॉर सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड। तो जो इकोलॉजिकल कैरेक्टर है वेटलैंड का उसको मेंटेन किया जा सके, सस्टेनेबल यूज किया जा सके वेटलैंड का, और इसको साइन किया गया 2 फरवरी को 1971 में। तो इसीलिए 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है। ये कहाँ पे साइन किया गया था, रामसार ईरान में, ठीक है, रामसार ईरान में साइन किया गया था, इसीलिए रामसार कन्वेंशन कहा जाता है। और ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, इसको इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया, यूनेस्को के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपको और भी कुछ याद ना रहे लेकिन रामसार कन्वेंशन क्या है, इससे रिलेटेड चीज़ें तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो इंटरनेशनल ट्रीटी इस्टेब्लिश किया गया यूनेस्को के द्वारा, और इस यहाँ पे एम क्या है कि मेंटेनेंस किया जा सके इकोलॉजिकल कैरेक्टर फॉर सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड, और इसको साइन किया गया है 2 फरवरी 1971 को, ठीक है, ईरान में, ठीक है, रामसार ईरान में। देन ग्लोबल ओवरव्यू अगर देखें तो ये कवर करता है लगभग तो 2400 प्लस रामसार साइट को, और एरिया अगर देखें तो लगभग 2.5 स्क्वायर किलोमीटर जो है, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर वर्ल्ड वाइड है। कितना, 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर वर्ल्ड वाइड एरिया है, और 173 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ है। अगर अक्टूबर 2025 के अकॉर्डिंग देखें तो कितना, 173 कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ है, और लगभग 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर वर्ल्ड वाइड है ग्लोबल ओवरव्यू देखे तो। देन अब रामसार कन्वेंशन के कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। तो इंडिया ने कब ज्वाइन किया, 1982 को, ठीक है, आप देख रहे हैं ये कब आया, 71 में आया। इंडिया ने कब ज्वाइन किया, 1982 को, ठीक है। देन ऑब्लिगेशन क्या है कि एटलीस्ट एक वेटलैंड जो है डेजिग्नेट किया जाना चाहिए एज ए रामसार साइट। तो जो भी कंट्री ज्वाइन कर रहा है तो क्या कहा जा रहा है कि कम से कम तो एक वेटलैंड आपको डेजिग्नेट करना पड़ेगा एज ए रामसार साइट, ठीक है। तो एम क्या है, ताकि कंजर्वेशन हो और वाइज यूज हो वेटलैंड्स का। देन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो जो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे थीम है 2025 का, ठीक है, ये क्या है, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। और फर्स्ट रामसार साइट जो है 1974 में डेजिग्नेट किया गया, कहाँ पे, कोबर्ग पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया,
ठीक है। तो ये फर्स्ट जो है रामसर साइट है। और सबसे ज़्यादा रामसर साइट जो देखने के लिए मिलता है, ठीक है, ये थीम आपको याद रखना है कि पिछले बार थीम से भी क्वेश्चन आया था। तो प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है, वेटलैंड में क्या थीम है, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। देन यूके 175 है, यूके में सबसे ज़्यादा वेटलैंड्स है। देन मैक्सिको में है, ठीक है। और लार्जेस्ट एरिया की अगर हम बात करें, जब हम नंबर की बात करते हैं तो यूके में सबसे ज़्यादा है, और जब हम एरिया की बात करते हैं तो बोलीविया में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा है नंबर ऑफ वेटलैंड्स यूके में, ठीक है, फिर मैक्सिको में, और सबसे एरिया के अंदर अगर देखें तो बोलीविया, ठीक है। और इंडिया में अगर देखें टोटल रामसर का एरिया कितना है, तो लगभग जो है 11,000 स्क्वायर किलोमीटर है। कितना है, 11,000 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 10% ऑफ इंडियाज़ वेटलैंड्स है। और ये 18 स्टेट्स में जो है फैला हुआ है। देन रीसेंट एडिशन अगर देखें, जिसको कि हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, तो खींचान फालोड़ी, ठीक है, राजस्थान में, उसके बाद मेनार उदयपुर राजस्थान में, टोटल 91, ठीक है, हाईएस्ट इन एशिया। आई थिंक 91 भी नहीं, 98 हो चुका है। तो ये 2025 में रीसेंट एडिशन है। अभी हम और भी चीज़ों को देखेंगे, सिर्फ 91 नहीं है। देन लार्जेस्ट रामसर साइट जो है इंडिया में, ये आपको फैक्ट को याद रखना है कि जो सबसे लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया में, दैट इज़ सुंदरबन, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। तो इंडिया में जो सबसे लार्जेस्ट रामसर साइट है वो क्या है, सुंदरबन है। देन अगर हम देखें तो यहाँ रामसर साइट कितने 18 स्टेट्स में फैला हुआ है, और 10% ऑफ इंडिया का वेटलैंड रामसर साइट है, ठीक है। ये सब कुछ याद रखना है। यूके में ये आप याद रख सकते हैं कि यूके में 175 है, सबसे ज़्यादा है यूके में, और लार्जेस्ट एरिया जो है बोलीविया में है। इतना आप फैक्ट को ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेटलैंड्स, की अगर वेटलैंड्स को हम कह रहे हैं कि रामसर साइट के अंदर ये आएगा, तो क्या क्या क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे हम कहेंगे कि ये वाला वेटलैंड जो है क्या है, रामसर साइट में आएगा। तो रामसर साइट क्राइटेरिया देख लेते हैं, और इसमें से एक फुलफिल्ड होना चाहिए, इतने में से एटलीस्ट वन, ठीक है। तो क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहला कि यूनिक वेटलैंड होना चाहिए, कि वेटलैंड जो हो यूनिक हो, रेयर हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल नियर नेचुरल टाइप इन ए बायोजियोग्राफिक रीजन। तो कहा जा रहा है कि यूनिक हो, रेयर हो, या रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल हो, ठीक है, नेचुरल का या नियर नेचुरल टाइप का बायोजियोग्राफिक रीजन होना चाहिए। देन दूसरा, एक तो यूनिक, यहाँ पे यूनिक की बात करी गई है। दूसरा कहा जा रहा है इंडेंजर्ड स्पीसीज, कि ये सपोर्ट करे वल्नरेबल, इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज को, और थ्रेटेंड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ को अगर सपोर्ट करता हो वो वेटलैंड, तो उस वेटलैंड को हम डेफिनेटली बचाएंगे, ठीक है, रामसर साइट के अंदर रखेंगे। देन एसेंशियल स्पीसीज, तो ये सपोर्ट करता है स्पीसीज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटीज, ठीक है, कि अगर ये क्या कर रहा है, ये अगर किसी भी साइट में, पर्टिकुलर साइट में ऐसे स्पीसीज़ को सपोर्ट किया जा रहा है जो वो स्पीसीज़ मेंटेन कर रहा है बायोडाइवर्सिटी को इन ए पर्टिकुलर बायोजियोग्राफिक रीजन। देन 4 कहा जा रहा है स्पीसीज़ प्रोटेक्शन, कि अगर ये सपोर्ट कर रहा है स्पीसीज़ को एट क्रिटिकल लाइफ स्टेजेस, कि वो किसी स्पीसीज़ को उसके क्रिटिकल लाइफ स्टेजेस में सपोर्ट कर रहा है, जैसे ब्रीडिंग में, माइग्रेशन में, ठीक है, और गिव्स रिफ्यूजी ड्यूरिंग हार्श कंडीशन, और हार्श कंडीशन में भी जो है बर्ड्स वगैरह या माइग्रेट करके जो स्पीसीज़ है आ जाते हैं, तो स्पीसीज़ को अगर वो प्रोटेक्शन दे रहा हो साइट। देन 5वां क्राइटेरिया है वाटर बर्ड, कि रेगुलेटरी जो है सपोर्ट करता हो वाटर बर्ड को। कितने वाटर बर्ड को, लगभग 2,000 लगभग 20,000 से ज़्यादा, ठीक है, 20,000 या 20,000 से ज़्यादा वाटर बर्ड को अगर सपोर्ट करता हो। देन 6ठा क्राइटेरिया क्या है, सिंगल स्पीसीज़ ऑफ वाटर बर्ड्स, तो अगर सिंगल स्पीसीज़ ऑफ वाटर बर्ड्स मतलब कि रेगुलरली ये सपोर्ट करता है 1% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज़, किसी भी स्पीसीज़ के 1% पॉपुलेशन को, ठीक है, वाटर बर्ड स्पीसीज़ के 1% पॉपुलेशन को अगर ये सपोर्ट कर रहा हो, ये सब स्पीसीज़ को सपोर्ट कर रहा हो, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये वाटर बर्ड्स को सपोर्ट कर रहा है। देन दूसरे में एक और क्या, 6ठे नंबर पे क्या क्राइटेरिया है, कि अगर 1% पॉपुलेशन जो है वाटर बर्ड के, स्पेसिफिक वाटर बर्ड या उसके सब स्पीसीज़ को सपोर्ट कर रहा हो। देन नेक्स्ट देखते हैं क्राइटेरिया 7 क्या है, इंडिजिनस फिश, ठीक है, अगर ये सपोर्ट करता है सिग्निफिकेंट फिश बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है, जिसमें कि इंक्लूड है सब स्पीसीज, फैमिलीज, लाइफ स्टेजेस, इंट्रैक्शंस, ठीक है, जो कि रिफ्लेक्ट करता है वेटलैंड के वैल्यू को, तो इंडिजिनस फिश को अगर ये सपोर्ट कर रहा हो। देन क्राइटेरिया 8 क्या है, कि इम्पोर्टेंट फिश हैबिटाट,
ठीक है। इंपॉर्टेंट फिश हैबिटाट जैसे कि फूड सोर्स, ब्रीडिंग, स्पॉनिंग ग्राउंड, नर्सरी या माइग्रेशन पाथ, ठीक है, ये सब फ्री जो कि क्रूशियल हो फिश स्टॉक्स के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट फिश हैबिटाट होना चाहिए वो वाला जो जिस भी वेटलैंड को हम डेजिग्नेट करने वाले हैं, ठीक है। देन क्राइटेरिया 9 क्या है, रेगुलरली सपोर्ट करे 1% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ नॉन एवियन वेटलैंड डिपेंडेंट एनिमल स्पीसीज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि बर्ड को सपोर्ट करे, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि बर्ड के जो है अलावा नॉन एवियन वेटलैंड जो है डिपेंडेंट एनिमल स्पीसीज को भी क्या करे, सपोर्ट करे, ठीक है। तो 1% में नॉन एवियन है, 1% में बर्ड्स है, फिश हैबिटाट होना चाहिए, इंडिजिनस फिश के लिए ज़रूरी हो, ठीक है। उसके बाद सिंगल स्पीसीज ऑफ वाटर बर्ड 1%, वाटर बर्ड्स के बारे में हमने देखा कि 20,000 से ज़्यादा अगर वाटर बर्ड को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, स्पीसीज़ को अगर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, एसेंशियल स्पीसीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मतलब क्या है कि जो स्पीसीज़ बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन कर रहा है उसको ये वेटलैंड सपोर्ट कर रहा हो, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ को सपोर्ट कर रहा हो, या यूनिक वेटलैंड हो, तो इनमें से कोई एक क्राइटेरिया भी होने से होगा। देन अब नेक्स्ट देखते हैं रिमूवल फ्रॉम रामसार लिस्ट, ठीक है, कि रामसार लिस्ट से कैसे हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ये अलाउ किया जाएगा इन केसेस ऑफ अर्जेंट नेशनल इंटरेस्ट बाय अ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, ठीक है। तो अर्जेंट नेशनल इंटरेस्ट का अगर कोई केस है तो अलाउ किया जाएगा कि रामसार लिस्ट से हटाया जाए। और कंपनसेशन जो है रिक्वायर्स कंपनसेशन बाय क्रिएटिंग एडिशनल नेचर रिजर्व इन द सेम रीजन और एल्सवेयर। तो अगर किसी भी साइट को हम रामसार लिस्ट से हटा रहे हैं तो फिर कंपनसेशन देना होगा और क्रिएट करना होगा एडिशनल नेचुरल रिजर्व सेम रीजन में या कहीं और, ठीक है। तो नो साइट हैज़ एवर बिन डिलीटेड, तो अब तक कोई ऐसा साइट जो है डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। बाउंड्री रेस्ट्रिक्शंस जो है हुआ है रेयरली, तो ये दिखा रहा है कि हाँ रामसार जो है कन्वेंशन सक्सेसफुल ही रहा है, ठीक है। तो रामसार लिस्ट से कैसे हटा सकते हैं, तो अर्जेंट नेशनल इंटरेस्ट अगर हो या कंपनसेशन देना होगा बाय क्रिएटिंग एडिशनल नेचुरल रिजर्व जो है क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। देन अब देखते हैं ट्रांस बाउंड्री साइट्स, तो इसको जो है इस्टेब्लिश्ड व्हेन अथॉरिटीज़ ऑन बोथ साइड्स ऑफ बॉर्डर अग्री टू कोलैबोरेट ऑन मैनेजमेंट, ठीक है। तो ट्रांस बाउंड्री साइट कब किया जाएगा, जो अथॉरिटीज़ जो है बोथ साइड ऑफ बॉर्डर जो है तैयार होंगे कि ठीक है हम चाहते हैं मैनेज करना एक साथ, तो इसको अप्रूव किया जाएगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के द्वारा, और ये प्रमोट करता है क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन इन कंजर्वेशन। तो ट्रांस बाउंड्री साइट्स को कैसे किया जा सकता है इस्टेब्लिश, तब किया जा सकता है जब अथॉरिटीज़ दोनों साइड ऑफ बॉर्डर से अग्री करेंगे कि हम कोलैबोरेट करेंगे मैनेजमेंट में, और इसको अप्रूव किया जाएगा कॉप के द्वारा, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ के द्वारा। देन मॉन्टेक्स रिकॉर्ड को देखते हैं। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो ये है क्या मॉन्टेक्स रिकॉर्ड, तो रजिस्टर ऑफ रामसार साइट फेसिंग, मतलब ऐसा रामसार साइट जो कि फेस कर रहा है और लग रहा है कि कोई चीज़ ये फेस करने वाला है, इसके इकोलॉजिकल कैरेक्टर में कोई बदलाव देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। रामसार साइट्स फेसिंग और लाइकली टू फेस चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर, तो ये इकोलॉजिकल कैरेक्टर में उस रामसार साइट के बदलाव कैसे हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के थ्रू, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से, ठीक है, पॉल्यूशन की वजह से, या कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस हो इसकी वजह से, ठीक है, कि टेक्नोलॉजी में कुछ डेवलप किया गया, कोई पॉल्यूशन हो गया, ह्यूमन इंटरफेरेंस हो गया, जिसके वजह से जो है ये साइट के इकोलॉजिकल कैरेक्टर में चेंज देखने के लिए मिल रहा है। तो इससे क्या होता है, ये पता चलता है कि हाँ इस साइट को जो है प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है, इसको ज़्यादा कंजर्वेशन अटेंशन चाहिए, ठीक है। तो ये है मॉन्टेक्स रिकॉर्ड, जब इकोलॉजिकल कैरेक्टर में बदलाव देखने के लिए मिलेगा, ये वर्ड याद रखना है। देन इंडियाज़ मॉन्टेक्स साइट्स, तो इंडिया का कौन कौन से साइट मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में है, तो केवलादियो नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, ठीक है। देन लोकतक लेक मणिपुर में है, तो ये जो है इंडिया के साइट मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में है, ठीक है। एक तो केवलादियो नेशनल पार्क है, दूसरा लोकतक लेक जो कि मणिपुर में है, ठीक है। अब देखते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज टू रामसार कन्वेंशन, ठीक है। कॉप के बारे में समझते हैं। तो कॉप जो है पॉलिसी मेकिंग ऑर्गन है और ये मिलेंगे एवरी 3 ईयर, तो ये आपको याद रखना है कि हर 3 साल में मिलेंगे एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, ठीक है। कब मिलेंगे, हर 3 साल में मिलेंगे एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज। तो कॉप 14 कब हुआ था, 2022 में हुआ था, और हेल्ड इन हाइब्रिड फॉर्मेट, तो ये हाइब्रिड फॉर्मेट में हुआ था, ठीक है, वुहान चाइना में और जेनेवा स्विट्जरलैंड में, तो ये हाइब्रिड फॉर्मेट में हुआ था, ठीक है। 2 जगह देखने के लिए मिल रहा है, वुहान चाइना और जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था, ठीक है।
और ये बात याद रखना है कि 3 साल के बाद मिलते हैं, तो अगर 2022 में मिले थे तो नेक्स्ट उसके बाद 2025 में, ठीक है। तो इस तरीके से देन वुहान डिक्लेरेशन में अडॉप्ट किया गया था 2025 टू 2030 ग्लोबल स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन को अडॉप्ट किया गया था, ठीक है। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज़ का, तो ये आइडेंटिफाई करेंगे और डेजिग्नेट करेंगे सूटेबल वेटलैंड्स को, ठीक है, रामसार लिस्ट में। और एक्सपेक्टेड, यहाँ पे ये बात याद रखना है, नॉट लीगली बाउंड, ऐसे कोई लीगली बाउंड नहीं है, लेकिन अगर जो भी पार्टीज़ हैं तो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हाँ आप मेंटेन करेंगे इकोलॉजिकल कैरेक्टर को, आप प्रिजर्व करेंगे फंक्शन एंड वैल्यूज़ ऑफ वेटलैंड फ्यूचर जनरेशंस के लिए। लेकिन ये एकदम से ऑब्लिगेटरी नहीं है, लीगली बाउंड नहीं है, ये एक्सपेक्टेड है कि आप अगर जा रहे हैं रामसार, ठीक है, आप अपने साइट को रख रहे हैं रामसार लिस्ट में, तो मीन्स क्या है कि आप प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, ये कहा जा रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स के बारे में देखते हैं। तो रामसार कन्वेंशन कोलैबोरेट करता है 6 की ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, ठीक है। एक हो गया बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, देन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर मीन्स IUCN के साथ, देन इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के साथ, देन वेटलैंड इंटरनेशनल के साथ, ये पूछा जा चुका है, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट। तो वेटलैंड इंटरनेशनल के साथ कोलैबोरेट करता है, ठीक है। देन वेटलैंड इंटरनेशनल क्या है, तो ये ग्लोबल NGO है जो कि वर्क कर रहा है टू सस्टेन एंड रीस्टोर वेटलैंड्स, ठीक है। फोकस किसके ऊपर है, रिसर्च के ऊपर, एडवोकेसी के ऊपर, गवर्नमेंट इंगेजमेंट के ऊपर, कॉर्पोरेट कोलैबोरेशन के ऊपर। ये सपोर्ट करता है बायोडाइवर्सिटी को और पीपल्स लाइवलीहुड को, ठीक है। तो किस किस के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के साथ, IUCN के साथ, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के साथ, वेटलैंड इंटरनेशनल के साथ, ठीक है। वेटलैंड इंटरनेशनल क्या है, ये ग्लोबल NGO है। देन वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इसके साथ, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। देन इंटरनेशनल वाइल्ड फाउल वेटलैंड ट्रस्ट, क्या, इंटरनेशनल वाइल्ड फाउल वेटलैंड ट्रस्ट के साथ। अब नेक्स्ट कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं, ठीक है। तो रामसार COP15, तो कंटेक्स्ट क्या है कि वेटलैंड्स जो है सबसे वैल्यूएबल इकोसिस्टम है जो कि फेस कर रहा है ग्लोबल क्राइसिस। तो ये COP15 कहाँ पे हुआ, जिम्बाब्वे में हुआ, एट विक्टोरिया फॉल्स। और यहाँ पे क्या फोकस किसके ऊपर दिया गया, वेटलैंड कंजर्वेशन के ऊपर। तो याद रखना है कि COP15 कहाँ पे हुआ, तो जिम्बाब्वे में हुआ COP15, ठीक है। कब, 2025 में। देन इससे पहले कब हुआ था, 2022 में हुआ था, तो 3 साल के बाद होता है, तो देन 2025 में। थीम क्या है, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। आउटकम अगर देखें तो 13 रेजोल्यूशन और 5 स्ट्रैटेजिक प्लान्स को जो है अडॉप्ट किया गया, कब तक के लिए, 2025 से 2034 के लिए। की रेजोल्यूशन क्या लिया गया कि वेटलैंड को रीस्टोर किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा, माइग्रेटरी बर्ड को कंजर्व किया जाएगा वाया फ्लाईवे अप्रोच, ग्लोबल वाटर बर्ड एस्टिमेट पार्टनरशिप, ठीक है, किसके ऊपर फोकस किया गया, ग्लोबल वाटर बर्ड एस्टिमेट पार्टनरशिप, ताकि डेटा को स्ट्रेंथ किया जा सके, मॉनिटरिंग को स्ट्रेंथ किया जा सके, ठीक है। और प्रोटेक्शन ऑफ वेटलैंड डिपेंडेंट स्पीसीज सच एज रिवर डॉल्फिन्स, तो जो वेटलैंड डिपेंडेंट स्पीसीज है उन स्पीसीज का भी प्रोटेक्शन किया जाएगा, ठीक है। देन वेटलैंड रिस्टोरेशन के बारे में कहा गया कि कॉल फॉर नेशनल पॉलिसीज टू रिस्टोर डिग्रेडेड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ठीक है, कि नेशनल पॉलिसीज होनी चाहिए जो कि रिस्टोर करे जो भी डिग्रेडेड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है उसको। देन रिफाइनमेंट ऑफ रामसार साइट क्राइटेरिया, तो रामसार साइट क्राइटेरिया का रिफाइनमेंट किया जाना चाहिए। इंप्रूवमेंट कैसे किया जाएगा, तो इंप्रूवमेंट इन क्राइटेरिया कैसे होगा, बेस्ड ऑन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मतलब IUCN के रेड लिस्ट डेटा के ऊपर बेस्ड, मतलब कि जो भी चेंजेस रिफाइनमेंट किया जा सकता है और इनपुट लिया जा सकता है IUCN से ही, स्पेशलिस्ट ग्रुप्स से, ठीक है, IUCN स्पेशलिस्ट ग्रुप से इनपुट लिया जा सकता है, इंटरनेशनल IUCN के रेड लिस्ट से, ठीक है, रेड लिस्ट से भी डेटा लिया जा सकता है, इनपुट लिया जा सकता है, यही कहा जा रहा है, ठीक है। देन रिकॉग्निशन ऑफ इंडिजिनस नॉलेज की, इन्होंने यहाँ पे क्या किया गया, हाईलाइट किया गया कि जो इंडिजिनस कम्युनिटीज है और लोकल पॉपुलेशन है, तो इनका जो है सस्टेनेबल वेटलैंड मैनेजमेंट में इनका अच्छा खासा रोल है, ठीक है। देन 5th स्ट्रेटेजिक प्लान 2025 से 2034 तक के लिए, 25 से 34 तक के लिए, यहाँ पे 4 ओवरआर्चिंग गोल्स, 18 स्पेसिफिक टारगेट लिया गया और इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटर किसके द्वारा किया जाएगा, साइंटिफिक एंड टेक्निकल रिव्यू पैनल के द्वारा,
ठीक है, साइंटिफिक एंड टेक्निकल रिव्यू पैनल के द्वारा। यहाँ पे 4 गोल और 18 टारगेट्स है। गोल 1 क्या कहा जा रहा है कि वेटलैंड लॉस को रिवर्स किया जाना चाहिए, डिग्रेडेशन को रिवर्स किया जाना चाहिए। गोल 2 में कहा जा रहा है कि वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स होना चाहिए। गोल 3 में कहा जा रहा है कि कंजर्व किया जाना चाहिए और मैनेज किया जाना चाहिए रामसर साइट को। गोल 4 में क्या कहा जा रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन को स्ट्रेंथ किया जाना चाहिए। देन फाइनेंशियल एस्पेक्ट अगर देखें तो बजट यहाँ पे इंक्रीज किया गया, लेकिन कितना 4.1% ही किया गया, तो काफी कम किया गया। लिमिटेड फाइनेंशियल कैपेसिटी है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव स्टेप है। अब जो इंपॉर्टेंट हमें देखना है कि इंडिया का रेजोल्यूशन COP15 में क्या रहा। तो इंडिया का रेजोल्यूशन रहा प्रोमोटिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर द वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स। ठीक है, इंडिया का क्या रेजोल्यूशन है, प्रोमोटिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर द वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स। देन इसको अडॉप्ट किया गया 15th COP में। ठीक है, 15th COP में 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी रामसार कन्वेंशन में, जो कि हुआ विक्टोरिया फॉल्स एट जिम्बाब्वे, इन जिम्बाब्वे। ठीक है, एट विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में 2025 में। लोकेशन कहाँ है, विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे। थीम प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आर कॉमन फ्यूचर और बाइंड्स अपॉन यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट असेंबली रेजोल्यूशन, नॉट बाइंड्स बिल्ड्स अपॉन। तो ये जो इंडिया का रेजोल्यूशन है ये किसके ऊपर बिल्ड है, तो जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली रेजोल्यूशन 6/8 हुआ था 2024 में, उसके ऊपर बिल्ड है। ठीक है, ऑन प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, ताकि क्या सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को प्रमोट किया जा सके। तो ये बिल्ड किसके ऊपर है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली रेजोल्यूशन 6/8। और प्रमोट करता है ये रेजोल्यूशन होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच, कि इसमें गवर्नमेंट भी होने चाहिए, कम्युनिटीज भी होने चाहिए और इंडिविजुअल्स भी होने चाहिए वेटलैंड कंजर्वेशन में। एंड की प्रोविजंस अगर देखें तो अलाइनमेंट देखने के लिए मिलता है विद ग्लोबल फ्रेमवर्क। ठीक है, तो अलाइन करता है ये विथ रेजोल्यूशन 14.8 जिसको अडॉप्ट किया गया था रामसार के COP14 में। इंट्रोड्यूसेस सेपा अप्रोच। ठीक है, तो सेपा अप्रोच इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है, ये हम इंडिया के रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, पार्टिसिपेशन और अवेयरनेस। सेपा अप्रोच फोकस किसके ऊपर है, कंजर्वेशन पे और वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स के ऊपर। और ये भी सपोर्ट करता है 10 ईयर्स फ्रेमवर्क ऑन सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन को। ठीक है, कि ये जो 10 ईयर फ्रेमवर्क है सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन का, इसको भी ये सपोर्ट करता है और इसको अडॉप्ट किया गया था Rio+20 कॉन्फ्रेंस में 2012 में। तो इस चीज़ को भी इस रेजोल्यूशन में सपोर्ट किया जा रहा है। ठीक है, ताकि हमारा शिफ्ट ज़्यादातर किसकी तरफ हो सके, सस्टेनेबल कंजम्पशन और सस्टेनेबल प्रोडक्शन पैटर्न के ऊपर। इंटीग्रेशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी पे बहुत ध्यान दिया गया। अर्जेस वॉलंटरी इंटीग्रेशन, तो कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती आपको इंटीग्रेट करना ही है, लेकिन वॉलंटरी इंटीग्रेशन की बात की जा रही है कि सस्टेनेबल लाइफस्टाइल बेस्ड इंटरवेंशन होना चाहिए इनटू वेटलैंड मैनेजमेंट प्लान्स, प्रोग्राम्स या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। ये ठीक है, ये सब कुछ की सस्टेनेबिलिटी को इंटीग्रेट करो, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बहुत ध्यान दिया गया। देन मिशन लाइफ के साथ इसका लिंकेजेस है। ठीक है, बिल्ड्स ऑन मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, जिसको कि मिशन लाइफ को कब लॉन्च किया गया था, COP26 ग्लासगो में लॉन्च किया गया था। तो ये प्रमोट करता है प्रो प्लैनेट बिहेवियरल चेंजेस। तो कहा गया कि जो है मिशन लाइफस्टाइल, जो लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट है, तो इसके ऊपर भी वर्क किया जाना चाहिए। देन बिहेवियरल चेंज के ऊपर फोकस था कि कॉन्शियस और रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन होना चाहिए। ठीक है, हर किसी के लिए ये है, इंडिविजुअल के लिए भी, कि कंजम्पशन जो है अभी कितना लोग काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं इंडिया में भी। तो कंजम्पशन जो है क्या होना चाहिए, कॉन्शियस और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। रिडक्शन ऑफ वेस्ट जनरेशन, लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस ऐसा होना चाहिए जिससे कि इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन कम से कम हो। ठीक है, मिनिमाइज हो सके। देन वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स, जिसके बारे में बात की गई। ठीक है, तो रामसार कन्वेंशन 1971 में वाइज यूज का क्या डेफिनेशन है। ठीक है, तो वाइज यूज ऑफ वेटलैंड कहने का मतलब है कि मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ वेटलैंड, कि वेटलैंड का जो इकोलॉजिकल कैरेक्टर है उसको मेंटेन किया जा सके, अचीव थ्रू इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच। और अप्रोच भी क्या हो, इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच हो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर कि आपको यूज करना है, लेकिन जो है आपको मेंटेन करना पड़ेगा इकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ वेटलैंड को, और इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच हो। ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फ्रेमवर्क के अंदर होना चाहिए। ठीक है, ये डेफिनेशन है। तो इंडिया का अप्रोच क्या है टू वाइज यूज, तो वेटलैंड वाइज यूज अगर हम देखें
तो यहाँ पे क्या किया गया, रिलीज्ड एन इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क 2024 में, ठीक है, वेटलैंड वाइज यूज में एक इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क को रिलीज किया गया जो कि क्लैरिफाई कर रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ वाइज यूज, ठीक है। ये प्रोवाइड कर रहा है एक प्रैक्टिकल रोड मैप फॉर इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस वेटलैंड्स इन इंडिया। देन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और मैपिंग इनिशिएटिव्स की बात की गई है। मिशन सहभागिता, ठीक है, इसको याद रखना, मिशन सहभागिता एंड सेव वेटलैंड्स कैंपेन, ठीक है, कि यहाँ पे मोर देन 2 मिलियन सिटीजन जो है वॉलंटियर करेंगे लास्ट 3 ईयर्स में, और मैपिंग ओवर 1.7 लाख वेटलैंड को मैप किया जाएगा, बाउंड्री डिमार्केट किया जाएगा नियरली 1.2 लाख वेटलैंड्स का, ठीक है। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और मैपिंग इनिशिएटिव्स की बात करी गई है। मिशन सहभागिता है, ठीक है, सहभागिता याद रखना है, एंड सेव वेटलैंड कैंपेन है। और पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, तो नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है, तो ये क्या करता है, गाइड रिस्टोरेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये जो नेशनल प्लान है फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये गाइड करता है रिस्टोरेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट एक्वेटिक इकोसिस्टम का। देन अमृत धरोहर स्कीम भी है जो कि फोकस करता है इको टूरिज्म पे, कम्युनिटी बेस्ड लाइवलीहुड पे, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे, और कार्बन स्टोरेज को इनहेंस करने की बात की गई है कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन को स्टोर करना चाहिए। तो ये सब कुछ जो है पॉजिटिव चीजें हैं। इसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रीलिम्स के लिए जो आपको याद रखना है, तो सबसे पहला चीज आप याद रख सकते हैं कि ये COP15 कहाँ हुआ, जिम्बाब्वे में एट विक्टोरिया फॉल्स, ठीक है, 2025 में। ये देन ये आप याद रख सकते हैं कि 13 रेजोल्यूशन लिया गया और 5 स्ट्रैटेजिक प्लान जो है, ठीक है, ये देन 4 गोल्स है, ठीक है। उसके बाद इंडिया के बारे में आप, हाँ, और ये थीम याद रख सकते हैं कि प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर, तो थीम को आप याद रख सकते हैं। दूसरा, इंडिया का जो ये रेजोल्यूशन है, इंडियाज रेजोल्यूशन ऑन प्रोमोटिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि इसको COP15 में जो है अडॉप्ट किया गया, ठीक है, और सबका सपोर्ट भी मिला, और इंडिया का ये रेजोल्यूशन है, ठीक है। देन यहाँ पे मिशन सहभागिता, सेव वेटलैंड कैंपेन्स, ये सब है। अमृत धरोहर स्कीम, इसको आप याद रख सकते हैं कि ये वेटलैंड से रिलेटेड है, अमृत धरोहर स्कीम। देन अब कुछ साइट्स देख लेते हैं, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट और ओल्डेस्ट साइट्स देख लेते हैं। तो लार्जेस्ट साइट जो है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट सुंदरबन वेटलैंड जो है सबसे बड़ा है, ठीक है, कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। देन उसके बाद है वेम्बनाड कोल, ठीक है, वेटलैंड केरला में है। देन तीसरे नंबर पे चिलिका उड़ीसा में है। सतकोसिया जॉर्ज, ठीक है, चौथे नंबर पे उड़ीसा में है। और कोलुरु लेक आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो पहला क्या है, सुंदरबन, ठीक है, दूसरा वेम्बनाड कोल, तीसरा चिलिका, चौथा सतकोसिया और पांचवा कोलेरू, ठीक है। अब स्मॉलेस्ट देख लेते हैं, तो जो सबसे छोटा है स्मॉलेस्ट, ठीक है, तो वो है रेणुका लेक, ठीक है, सबसे छोटा रेणुका लेक कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। रेणुका लेक सबसे छोटा है हिमाचल प्रदेश में। अगर और भी कुछ आपको याद ना रहे तो एटलीस्ट सबसे छोटा हिमाचल प्रदेश में है रेणुका, ये आप याद रख सकते हैं। देन जो है वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में है। देन तेरथंगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है। देन वेदानथंगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है। नंदा लेक गोवा में है, ठीक है। लेकिन सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, रेणुका है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो आपको रेणुका को याद रखना चाहिए कि रेणुका कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। और सबसे बड़ा जो है सुंदरबन वेस्ट बंगाल में। उसके बाद वेम्बनाड कोल है, ठीक है। अब फिर ये भी आपको अगर ये भी याद ना रहे तो ये पता होना चाहिए कि चिलिका लेक उड़ीसा में है, सतकोसिया जॉर्ज उड़ीसा में है, कोलेरू लेक आंध्र प्रदेश में है, वेम्बनाड कोल जो है ये केरला में है, और ये फेमस भी है, तो ये तो आपको याद होगा ही। देन जो सबसे पुराना ओल्डेस्ट रामसर साइट है इंडिया का, दैट इज चिलिका लेक 1981 में। तो ये सबसे पुराना ओल्डेस्ट जो है रामसर साइट है, दैट इज चिलिका लेक, ठीक है। हमने क्या देखा था, ये भी देखा था कि 1972 को रामसर साइट एंड ये सारी कुछ होता है, ठीक है। तो रामसर कन्वेंशन होता है, लेकिन हम काफ़ी लेट ज्वाइन करते हैं, ठीक है। देन जो है दूसरे नंबर पे जो उसके बाद बना है दैट इज केवलादियो घाना नेशनल पार्क, ये भी 1981 में ही बना है। चिलिका लेक उड़ीसा का 1981, देन केवलादियो घाना नेशनल पार्क राजस्थान, तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि इतना पुराना है। केवलादियो घाना नेशनल पार्क राजस्थान, तो 1981 का उड़ीसा में है, ठीक है। देन अब न्यूएस्ट साइट देख लेते हैं कि कुछ जो नया साइट ऐड ऑन हुआ है रामसर साइट में, जो 2026 और 25 वाला है, उसको देख लेते हैं। देन जो है एक बार मैप को पूरा देख लेंगे। तो पटना बर्ड सेंचुरी, ठीक है, नाम पटना है तो आप ये सोच सकते हैं कि मे बी बिहार में हो, ठीक है, लेकिन नहीं, ये उत्तर प्रदेश में है। 2026 में ऐड हुआ है पटना बर्ड सेंचुरी यूपी में। देन चारी धंड जो है चारी धंड, ये कहाँ है, गुजरात में, ठीक है, चारी धंड गुजरात में। देन
सीसीसरेह लेक जो है राजस्थान में है, ठीक है, सीसीसरेह राजस्थान। देन कोपरा रिजर्वायर जो है, कोपरा जलाशय, ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, इंपॉर्टेंट है, कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़, ठीक है। देन गोगाबिल लेक, ठीक है, ये कहाँ है? बिहार में। तो गोगाबिल बिहार में, कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ में, सिलीसेर आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस, आई थिंक इट इज सिलीसेर, ठीक है। तो सिलीसेर लेक जो है ये राजस्थान में है, सिलीसेर राजस्थान। और चारीधांड ये कहाँ है? गुजरात में। और पटना बर्ड सेंचुरी यूपी में, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप ये न्यू साइट है तो इसीलिए आपको इसको याद रखना चाहिए। पटना बर्ड सेंचुरी यूपी, चारीधांड गुजरात, सिलीसेर लेक राजस्थान, कोपरा जलाशय जो है, कोपरा रिजर्वायर ये कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। और गोगाबिल लेक कहाँ है? बिहार में, ठीक है। और कुछ 2024 में भी ऐड किया गया था तो उसको भी अगर आप याद रख सकते हैं तो सही ही होगा। कर्नाटका में अनकशा मुंद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है, ये 2025 और 6 वाला, इसको आपको याद रखना है, या तो आप कहीं पे इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप लास्ट टाइम पे भी रिवाइज कर सके कि ये सब नया साइट है, ठीक है। तो अब देखते हैं कर्नाटका में अनकशा मुंद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, देन अग्नशानी इस्चुरी, देन मागदी केरे कंजर्वेशन रिजर्व, तमिलनाडु में कराई वेटी बर्ड सेंचुरी, लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, बिहार में नागी बर्ड सेंचुरी, नकटी बर्ड सेंचुरी, ठीक है। तो ये सब कुछ है, तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि न्यूली एडेड रामसर साइट क्या है। तो तमिलनाडु में भी कुछ है, सकरा कोट्टई बर्ड सेंचुरी 2025 में ऐड हुआ है, तेर थंगल बर्ड सेंचुरी 2025 में ऐड हुआ है तमिलनाडु में। सिक्किम में खेशो पालरी वेटलैंड 2025 में, देन झारखंड में उधावा लेक, ठीक है, उधावा लेक 2025 में ये भी ऐड हुआ है। देन राजस्थान में राजस्थान में खिशान फालोड़ी है, मेनर उदयपुर में है, और सिलीसेर जो है ये भी राजस्थान में है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो गोकुल जलाशय है ये कहाँ है? गोकुल जलाशय बिहार में है, उदयपुर झील बिहार में है, ठीक है, गोगाबिल लेक बिहार में है। अब ये उदयपुर झील देख करके ये नहीं सोचना है कि उदयपुर राजस्थान में है तो उदयपुर झील भी राजस्थान में होगा, ठीक है। तो बिहार में गोकुल जलाशय, गोगाबिल लेक और उदयपुर झील, और छत्तीसगढ़ में है कोपरा जलाशय। अब 2 जलाशय है तो जलाशय में कंफ्यूज नहीं होना है, गोकुल बिहार में है, कोपरा छत्तीसगढ़ में है। और उत्तर प्रदेश में पटना बर्ड सेंचुरी, गुजरात में चारीधंड कच्छ में, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। तमिलनाडु में सक्कर कोट्टई बर्ड सेंचुरी और तेरथंगल बर्ड सेंचुरी, सिक्किम में खेशो पालरी वेटलैंड, झारखंड में उधवा लेक, ठीक है, राजस्थान में खिचान, मेनार और सिलीसेर, और बिहार में गोकुल, उदयपुर और गोगाबिल, ठीक है, और छत्तीसगढ़ में कोपरा, यूपी में पटना बर्ड सेंचुरी, और गुजरात में चारीधंड कच्छ, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है इम्पॉर्टेंट है और नया है, तो आपको एटलीस्ट ये वाला कुछ चीज़ आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये पुराने में कुछ इंपॉर्टेंट है तो ये सब आप नहीं भूल सकते कि सुंदरबन वेटलैंड कहाँ है? वेस्ट बंगाल में वेम्बनाड, केरला में चिलिका, उड़ीसा में सतकोसिया, उड़ीसा में कोलेरू, आंध्र प्रदेश में रेणुका, हिमाचल में, ठीक है। इतना तो आपको पता होना चाहिए। देन चिलिका लेक सबसे पुराना है और केवलादियो घाना सबसे पुराना है, चिलिका उड़ीसा में और केवलादियो घाना राजस्थान में है, ठीक है। देन जो है न्यूली एडेड में पटना बर्ड सेंचुरी उत्तर प्रदेश, उसका चारीधंड गुजरात में, सीरी लेह राजस्थान में, कोपरा रिजर्वायर छत्तीसगढ़ में, ठीक है, और गोगाबिल लेक जो है ये कहाँ है? तो ये बिहार में है। तो ये न्यूली एडेड साइट हमने देख लिया। अब हम देखते हैं अगर अलग अलग से चाहें तो एक बार हम इसके थ्रू भी गो थ्रू हो सकते हैं कि कौन कौन सा वेटलैंड है, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट करके जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो गिव मी अ मोमेंट। ओके, बिहार में कंवर लेक है, ठीक है, द नागी बर्ड सेंचुरी है, नकती बर्ड सेंचुरी है, गोकुल जलाशय है, उदयपुर झील है, गोगाबिल लेक है। क्या क्या है? कंवर लेक, नागी बर्ड सेंचुरी, नकती बर्ड सेंचुरी, गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबिल लेक, ठीक है। असम में क्या है? दियोपार बिल, ठीक है, दियोपार बिल असम में है, एक ही अभी हमें देखने के लिए मिल रहा है, दियोपार बिल। सिक्किम में खेशो पालरी वेटलैंड है जिसको कि ऐड किया गया है जो है 2024 या 5 में आई थिंक हमने पढ़ा, तो खेशो पालरी 2025 में ही ऐड किया गया है। तो खेशो पालरी वेटलैंड सिक्किम में है। मणिपुर में इंपॉर्टेंट लोकतक लेक है, ठीक है, और मिजोरम में है पाला वेटलैंड। त्रिपुरा में रुद्र सागर लेक
रुद्र सागर लेक कहाँ है? रुद्र सागर लेक है त्रिपुरा में, याद रखना है, ठीक है, पूछा भी जा चुका है, रुद्र सागर लेक त्रिपुरा में। देन वेस्ट बंगाल में जो है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स है और सुंदरवन वेटलैंड्स है जो कि इंडिया का लार्जेस्ट वेटलैंड है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कोपरा जलाशय, जो हमने पढ़ा छत्तीसगढ़ में कहाँ है, छत्तीसगढ़ में कोपरा जलाशय है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में भी एक ही देखने के लिए मिल रहा है। त्रिपुरा में रुद्र सागर, देन उड़ीसा में अनसुपा लेक, ठीक है, भितरकनिका मैंग्रोव, चिलिका लेक, हीराकुंड रिजर्वायर, ठीक है, सतकोसिया जॉर्ज और तंपारा लेक। क्या क्या है? अनसुपा लेक, भितरकनिका मैंग्रोव, चिलिका लेक, हीराकुंड रिजर्वायर, सतकोसिया जॉर्ज और तंपारा लेक। तंपारा भी उड़ीसा में ही है। अनुसुपा, भितरकनिका, चिलिका, हीराकुंड, सतकोसिया, तंपारा। हीराकुंड भी यही है, चिलिका यही है, इंपॉर्टेंट है ये उड़ीसा वाला सारा आपको याद होना चाहिए। अनसुपा लेक, भितरकनिका, चिलिका लेक, हीराकुंड, सतकोसिया और तंपारा। और आंध्र प्रदेश में है कोलेरू लेक, ठीक है, आंध्र प्रदेश में क्या है? कोलेरू लेक है, ठीक है। देन अब तमिलनाडु में काफी सारा है, लगभग 20 है, तो अभी और पहले छोटे छोटे देख लेते हैं, देन लास्ट में इसको देखेंगे, ठीक है। देन उत्तर प्रदेश में 11 है, ओके। अब पहले इधर वाले को देख लेते हैं। अब देखते हैं केरला में, केरला में कौन कौन सा है? अस्तमुड़ी वेटलैंड है, सस्तमकोट्टा लेक है और वेम्बनाड कोल है, ठीक है। तो हमने देखा था कि सेकंड लार्जेस्ट जो है वेम्बनाड कोल ही है, तो अस्तमुड़ी, सस्तमकोटा, वेम्बनाड कोल। अब कर्नाटका में देखते हैं रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी, अनकशामुंद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, अग्नसानी और मागदी केरे। तो रंगनाथिट्टू, अनकशामुंद्रा, अग्नसानी और मागदी केरे, ठीक है। देन गोवा में देखे तो नंदा लेक, गोवा में भी एक ही है, नंदा लेक। महाराष्ट्र में लोनार लेक है। देन नंदूर मधमेश्वर है, थाने क्रीक है। नंदूर और मधमेश्वर, थाने क्रीक और लोनार लेक। लोनार लेक तो सबको याद ही होगा कि हाँ महाराष्ट्र में है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में भोज वेटलैंड, ठीक है, और यहाँ पे तावा रिजर्वायर है, ठीक है। मध्य प्रदेश में कौन सा रिजर्वायर है? तावा रिजर्वायर। तंपारा हमने कहाँ देखा? उड़ीसा में, तो कंफ्यूज नहीं होना है तावा और तंपारा में, तंपारा उड़ीसा। देन तो यहाँ देख लेते हैं भोज वेटलैंड्स और सख्या सागर, सिरपुर लेक, यशवंत सागर। तो यहाँ 2 सागर देखने के लिए मिला, सख्या सागर, यशवंत सागर, सिरपुर लेक, तावा रिजर्वायर, भोज वेटलैंड, ठीक है। देन गुजरात में खिजादिया, नाल सरोवर, थोल लेक, ठीक है, वधवाना वेटलैंड्स और चारी धंड जिसको नया ऐड किया गया है, ठीक है, चारी धंड। तो खिजादिया, नाल सरोवर, थोल लेक, वधवाना वेटलैंड, चारी धंड। उसके बाद राजस्थान में केवलादियो नेशनल पार्क, सांभर लेक, खींचान, मेनर और सिली सेर, ठीक है। तो केवलादियो नेशनल पार्क, सांभर लेक, खींचान, मेनर और सिली सेर लेक, ठीक है। हरियाणा में 2 है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सुल्तानपुर नेशनल पार्क, भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब पंजाब में अगर देखें तो ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व है, हरिके वेटलैंड है। हरिके कहाँ है? पंजाब में है। कांजली वेटलैंड, केशोपुर मियामी कम्युनिटी रिजर्व, नंगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रोपर वेटलैंड। तो रोपर इंपॉर्टेंट है, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व इंपॉर्टेंट है, हरिके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब हरिके कहाँ है, रोपर कहाँ है? रोपर, हरिके, ब्यास, ये तीनों जो है पंजाब में है, ठीक है। देन जम्मू एंड कश्मीर में देखे तो होकेर सागर, ठीक है, होकेर सागर। यहाँ हरिके है और यहाँ होकेर सागर है, होकेर सार, ठीक है, होकेर सागर नहीं, होकेर सार। और यहाँ पे हरिके है, यहाँ होकेर सार वेटलैंड है। देन हैगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व है। देन सल्लाबॉग वेटलैंड्स है। देन मानसार सुरिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। वुलार लेक है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में क्या आ रहा है? होकेर सार वेटलैंड, हैगम, ठीक है, सल्लाबॉग वेटलैंड, मानसार सुरिनसार सेंचुरी और वुलार लेक। वुलार लेक कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। तो वुलार लेक पे भी क्वेश्चन बन चुका है, तो आपको पता होना चाहिए कि वुलार लेक कहाँ है? JNK में है। देन मानसार सुरिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सल्लाबॉग वेटलैंड, हैगम वेटलैंड, होकेरसार वेटलैंड, ठीक है। देन लद्दाख में अगर देखें तो 2 इंपॉर्टेंट है, सोकर और सो मोरीरी लेक। सोकर और सो मोरीरी लद्दाख में है, ठीक है। तो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा लगेगा कि बहुत सारा नाम है, पर 1-2 बार अगर आप कंटिन्यू देखेंगे और PYQ के साथ अगर देखेंगे तो स्पेशली उन सारे प्लेस को आपको याद रखना चाहिए जो पूछा जा चुका है पहले, ठीक है। देन अब हिमाचल उत्तराखंड को देख लेते हैं। तो हिमाचल में चंद्रताल है, पोंग डैम है, ठीक है। पोंग डैम कहाँ है? पोंग डैम लेक
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो पोंग डैम है हिमाचल में। रेणुका लेक जो कि सबसे छोटी, हमने देखा था कि सबसे छोटा यही है, तो रेणुका लेक आपको पता होना चाहिए। रेणुका कहाँ है? हिमाचल में है। आई थिंक रेणुका के बारे में भी पूछा जा चुका है। देन उत्तराखंड में आसान बराज, उत्तराखंड में भी एक ही है आसान बराज। देन उत्तर प्रदेश में देखे तो बखीरा सेंचुरी, ठीक है। देन हैदरपुर वेटलैंड, देन नवाबगंज, ठीक है। पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, समन, देन समसपुर, देन सांदी, देन सरसई, सूर सरोवर, देन अपर गंगा रिवर और पटना बर्ड सेंचुरी, ठीक है। तो पटना बर्ड सेंचुरी नया है, तो ये सब कुछ है यहाँ पे। समन और समसपुर, संदी, सरसई, सूर सरोवर, ठीक है। तो यहाँ पे है इस तरीके से, सूर सरोवर यहाँ है। और एक सरोवर हमने और भी कहीं देखा था, और यहाँ पे मध्य प्रदेश में यशवंत सागर, साख्य सागर है, ठीक है। और झारखंड में एक है उधवा लेक बर्ड सेंचुरी, ये याद रखना है, झारखंड वाला उधवा लेक बर्ड सेंचुरी, ठीक है। अब देखते हैं एक बार इसको। तमिलनाडु का चित्रांगुदी, ठीक है, बर्ड सेंचुरी। गल्फ ऑफ मन्नार मैराइन बायोस्फीयर रिजर्व। देन खंजरीना कुलम बर्ड सेंचुरी, कराई वेटी, कराई कली, देन कुंथा कुलम, ठीक है, कुंथा कुलम, लॉन्गवुड शोला, पल्ली करनई, ठीक है। देन पीचावरम मैंग्रोव, पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ, देन सचिंद्रम थिरूर, ठीक है, वेटलैंड कॉम्प्लेक्स। देन उदया मरथंडापुरम, ठीक है। देन वडावूर बर्ड सेंचुरी, वेदाथंगल, ठीक है, वेलोदे बर्ड सेंचुरी, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स ये भी छोटा है। देन नंजरायन बर्ड सेंचुरी, कजुवेली बर्ड सेंचुरी, सक्कर कटई बर्ड सेंचुरी और तेरथंगल बर्ड सेंचुरी। तो सक्कर कटई तेरथंगल को याद रखिए, ठीक है, ये सब न्यूली ऐड है, ठीक है। तो तमिलनाडु में ये सब कुछ है, तो आप एक दो बार इस नाम को पढ़िए, ठीक है। और फिर आज इतना ही रखते हैं, देन फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और हम पढ़ेंगे लेक्स के बारे में, ठीक है।